दोस्तों नमस्कार, मैं नीतीश चंद्रा आप सबों के समक्ष उपस्थित हो चुका हूं एक बार फिर से स्टैटिक जीके के डिस्कशन के लिए। और आज हम लोग स्टैटिक जीके की डिस्कशन की इस कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए एक कदम और आगे बढ़े हैं और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 77 को। तो चलिए शुरू किया जाए और देखिएगा पहला प्रश्न आपके सामने क्या है आज के स्टैटिक जीके सेक्शन में। पहला क्वेश्चन है कि किस एक नाभिकीय सक्षम देश की पहले प्रयोग न करने की घोषित नीति है। नाभिकीय ऊर्जा से यानी परमाणु ऊर्जा से सक्षम देशों के बीच एक नीति घोषित की गई, एक समझौता हुआ और इस समझौते के अनुसार एक नीति को कई देशों ने घोषित किया है। कई देश इसको अभी भी नहीं मानते हैं और यह नीति है न पहले प्रयोग न करने की नीति। यानी जब तक कोई दूसरा देश या सामने वाला पड़ोसी देश हो चाहे अन्य कोई राष्ट्र हो, हम पर जब तक वह परमाणु का प्रयोग नहीं करेगा हम उसके साथ परमाणु का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी कि पहले हम प्रयोग नहीं करेंगे, पहले कोई और प्रयोग कर दे तो उसके जवाबी हमले में हम अवश्य प्रयोग कर सकते हैं और हम सक्षम हैं। यही कहता है पहले प्रयोग न करने की नीति। और पहले प्रयोग न करने की नीति में किस देश की ये नीति है कि वह इस नीति को मानता है कि वह पहले प्रयोग नहीं करेगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, रसिया, ये सभी विकसित देश है। ये दोनों विकसित देश हैं। ये तो कंगाल देश है, आप सभी जानते हैं। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है और यह भी मानता है कि हम प्रयोग कर सकते हैं। यानी इसने न पहले प्रयोग न करने की नीति को नहीं माना। चीनी लोक गणतंत्र आपके विकल्प में जो कौन सा चीनी लोक गणतंत्र विकल्प में है, यह पहले प्रयोग न करने की नीति को मानता है और उसने यह घोषित भी किया है। किसने? तो चाइना ने। पहले प्रयोग न करने की नीति एक प्रकार से समझौता हुआ था इसके लिए, जो इसको हम लोग कहते हैं सीटीबीटी, यानी कि परमाणु ऊर्जा के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए या आवश्यकता अनुसार ही उपयोग किया जा सके, इसके लिए एक समझौता है सीटीबीटी समझौता। और सीटीबीटी संधि की घोषणा 1970 में की गई थी, लेकिन पहली बार इसको 10 सितंबर 1996 को संयुक्त राष्ट्र के पटल पर हस्ताक्षरित किया गया था। किस संधि को? तो सीटीबीटी यानी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है, ये आपका किससे संबंधित है? तो ये पहले प्रयोग न करने की नीति किससे? तो चीनी लोक गणतंत्र का। आगे देखिएगा, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में। सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी एक व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि है। यानी कि जो परमाणु परीक्षण हो चुका है सो हो चुका है, अब और परीक्षण नहीं होना चाहिए। सीटीबीटी संधि की घोषणा 1970 में। संयुक्त राष्ट्र के 191 सदस्य, कितने? 191 कुछ चूंकि आज मेरी तबीयत खराब रह गई है थोड़ी सी, सुबह से ही बुखार है तो मैं इसको पढ़ नहीं पाया हूं, तो थोड़ा बहुत अगर एरर रह जाए तो इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, पीडीएफ के इतर आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। 191 सदस्य देश है। भारत एवं पाकिस्तान ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? भारत में पोलो खेल की उत्पत्ति हुई थी और पोलो खेल का पुराना नाम भी हमने आपको बताया है, इतिहास में आपने पढ़ा भी होगा। चौगान खेलते वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी घोड़े से गिर करके। तो चौगान यानी कि यही पोलो है। और ये क्या है, क्या खेल रहा है? किस जानवर पर बैठ करके? तो घोड़े पर बैठ करके। एक और ये देख सकते हैं यहाँ बॉल है और दोनों तरफ से खिलाड़ी क्या कर रहे हैं? इस बॉल को हिट करने का प्रयास कर रहे हैं। पोलो के एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कुल कितनी होती है? 4 होती है। और वाटर पोलो में हमने बताया था कि पोलो में 4, पहला अक्षर इसका 4 जैसा लगता है तो 4 खिलाड़ी, इसमें वाटर जोड़ देने से 3 अक्षर बढ़ता है, यानी वाटर पोलो में 3 खिलाड़ी भी बढ़ जाएगा। 4 + 3 वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और इसका उत्पत्ति स्थल भारत में मणिपुर राज्य को माना जाता है। पोलो खेल का उत्पत्ति स्थल भारत में किसको? मणिपुर राज्य को माना जाता है। आगे, मणिपुर पूर्वोत्तर भारत में स्थित राज्य है जिसकी राजधानी इम्फाल है। मणिपुर राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 में। नागा कुकी जनजाति मणिपुर में निवास करती है और मितई जनजाति को मणिपुर का मूल निवासी कहते हैं। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। और इसी लोकटक झील में आपने सुना होगा दुनिया की एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ इसी लोकटक झील में स्थित है। देश की आर्किड बास्केट के लिए यह क्षेत्र मणिपुर को जाना जाता है। किसके लिए? आर्किड बास्केट। और आर्किड
फूलों की प्रजाति का उत्पादन यहाँ खूब होता है, इसलिए इसको ऑर्किड बास्केट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं इन्फोसिस आईटी कंपनी के संस्थापक और मालिक एन.आर. नारायण मूर्ति। कौन? एन.आर. नारायण मूर्ति। और ये देख सकते हैं आपके सामने एन.आर. नारायण मूर्ति भी की तस्वीर भी हमने लगाई हुई है। यही है इन्फोसिस कंपनी के मालिक। किसके? इन्फोसिस इन्फोसिस के मालिक है, इसके संस्थापक भी यही थे। कौन? एन.आर. नारायण मूर्ति। अजीम प्रेम जी, अजीम प्रेम जी क्या है? तो विप्रो कंपनी, ये भी विप्रो भी आईटी क्षेत्र की कंपनी है। विप्रो कंपनी के संस्थापक और वर्तमान अध्यक्ष तथा मालिक कौन है? अजीम प्रेम जी हैं। और भारत में ये बात मैं बार बार आपको बतलाता हूं कि सबसे उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति है, यानी दान करने के मामले में ये सबसे नंबर 1 व्यक्ति हैं भारत में। ये प्रतिदिन 22 करोड़ रुपए दान कर देते हैं। प्रतिदिन कितने? 22 करोड़ रुपया दान करते हैं। आगे, अजीम प्रेम जी विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष एवं भारतीय व्यापारी हैं। चैलेंज एंड स्ट्रेटेजी रीथिंकिंग है, ये क्या होगा? रीथिंकिंग। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के लेखक राजीव सिकरी हैं। अनटू द लास्ट जॉन रस्किन द्वारा लिखित पुस्तक है। और वायरस फॉर फ्रीडम नयनतारा सहगल की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन क्या है कि साहित्य अकादमी संस्था स्थित है। साहित्य अकादमी संस्था की बात की जा रही है। साहित्य अकादमी संस्था स्थित है नई दिल्ली में। कहां स्थित है? नई दिल्ली में। और साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 12 मार्च 1954 को। और इसका कार्य क्या है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, इस साहित्य अकादमी के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में विभिन्न भाषाओं का पुरस्कार दिया जाता है। और ये साहित्य अकादमी पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 राजभाषा प्लस राजस्थानी, जो कि 22 भाषाओं में शामिल अभी तक नहीं हुआ, राजस्थानी और आपका एक कौन? इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी, इन कुल 24 भाषाओं में, इन कुल 24 भाषाओं में क्या दिया जाता है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है, जिसकी स्थापना 12 मार्च 1954 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। 12 मार्च 1954 को साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी, जो साहित्य का पुरस्कार प्रदान करती है। आगे, साहित्य अकादमी संस्थान का मुख्य उद्देश्य उच्च साहित्यिक मानदंड स्थापित करना है। और साहित्य अकादमी संस्थान की स्थापना 12 मार्च 1954 को भारत सरकार द्वारा। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं एवं राजस्थानी एवं अंग्रेजी भाषा में दिया जाता है, यानी कुल 24 भाषाओं में। आगे, क्वेश्चन नंबर 5, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है या किस राज्य से संबंधित है? तो हमने कई बार बताया है आपके समक्ष इस बात को कि कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। और 8 के 8 शास्त्रीय नृत्य हमने आपको हर बार बतलाया है। तो ये ओडिसी किस राज्य से? ओडिशा से संबंधित है। और ये एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश में कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य किया जाता है, जो एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है। राजस्थान में कौन कौन सा? तो घूमर, कालबेलिया इत्यादि यहाँ के ये लोक नृत्य हैं, यहाँ के लोक नृत्य है। राजस्थान का कोई भी नृत्य शास्त्रीय नृत्य नहीं है। गुजरात में कौन कौन सा? तो यहाँ के भी सारे नृत्य लोक नृत्य का ही दर्जा रखते हैं। टिप्पानी, गरबा, दांडिया इत्यादि क्या है? यहाँ के लोक नृत्य है। क्लियर है? आगे देखिएगा, ओडिसी एक क्लासिकल नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य को ही हम लोग क्लासिकल नृत्य कर सकते हैं। कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। सवारी, धुमरा, बैका लोक नृत्य कहां से? ओडिशा से। ये ओडिशा के लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है। गरबा, दांडिया, त्रिघानी नहीं, टिप्पानी होता है। क्या होता है? हमने आपको बताया अभी पीछे, टिप्पानी, जुरियून इत्यादि लोक नृत्य गुजरात राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सही है? निम्न में से कौन सही है? अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2020 को की गई। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब?
ईस्वी में की गई थी 25 दिसंबर को। तो ये बात सही है या नहीं, तो याद रखिएगा यह बात आपका क्या है, सही है। 25 दिसंबर को क्या मनाते हैं हम लोग, वाजपेयी जी की जयंती मनाते हैं, और वाजपेयी जी की जयंती मनाते हैं, और इसी दिन भारत सरकार ने 2014 में सुशासन दिवस घोषित किया है। काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना की शुरुआत 14 नवंबर 2004 को, यह भी सही है। 14 नवंबर को क्या मनाते हैं हम लोग, बाल दिवस मनाते हैं 14 नवंबर को। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार के विशेष घटक के रूप में किशोरियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम संचालित है, यह भी सही है। और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत 1 जून 1997 को हुई थी, यह भी सही है। यानी कि आपका चारों का चार दिया हुआ स्टेटमेंट, सभी स्टेटमेंट क्या है, सही है। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में हुई थी, इसका स्लोगन क्या था, सब पढ़े सब बढ़े। जवाहर रोजगार योजना 1989 में प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 12 सितंबर 2013 से प्रभावी हुआ था, और इसी खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लोगों को अनाज दिया जाने लगा जन वितरण प्रणाली के माध्यम से। लकड़ावाला समिति का संबंध निर्धनता की माप से है, जिसका गठन 1989 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7वां पुस्तक आपका क्या है कि एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक है, इसको सुमेलित करना है। पुस्तक और लेखकों को सुमेलित करना है। तो देखिएगा शशि थरूर कांग्रेस के जाने माने नेता हैं, लेखक हैं, इनके द्वारा कई किताबें लिखी जा चुकी है। शशि थरूर के द्वारा यहाँ लिखित जो किताब है शो बिजनेस है, कौन सी है, शो बिजनेस है। अमिताभ घोष क्या है, तो ये भी जाने माने लेखक हैं, और अमिताभ घोष के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो इनके सामने लिखित है, सर्किल ऑफ रीजन। कौन सी पुस्तक, सर्किल ऑफ रीजन। अनीता देसाई क्लियर लाइट ऑफ डे, कौन सी पुस्तक, क्लियर लाइट ऑफ डे। और विक्रम चंद्र के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, तो विक्रम चंद्र द्वारा लिखित पुस्तक है लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे, लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे। यानी कि आपका सही जवाब यहाँ क्या है, 4 2 1 3, 4 2 1 और 3। शशि थरूर शो बिजनेस, अमिताभ घोष सर्किल ऑफ रीजन, अनीता देसाई क्लियर लाइट ऑफ डे, विक्रम चंद्र लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे, विक्रम सेठ के द्वारा द गोल्डन गेट। विक्रम चंद्र ये है लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे, और विक्रम सेठ ये 2 बार लिखा गया है, तो विक्रम सेठ द गोल्डन गेट। इसके अलावा असुटेबल बॉय हम बार बार बताते हैं, कई बार एसएससी सहित अन्य परीक्षाओं में पूछा गया। चेतन भगत 5 पॉइंट समूहन, हाफ गर्लफ्रेंड इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, कौन सा कथन सही है। पहला आपका कथन है केंद्रीय सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी कोडाईकनाल में स्थित है। तो ये सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी क्या है, सिस्मोलॉजी का संबंध किससे है, तो भूकंप के अध्ययन को हम लोग सिस्मोलॉजी कहते हैं, और भूकंप मापी यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो सिस्मोग्राफी कहते हैं। और सिस्मोग्राफी द्वारा भूकंप की तीव्रता का आकलन रिक्टर स्केल पर किया जाता है, और इसके बारे में पता लगाने के लिए जो अनुसंधान संस्थान है, ऑब्जर्वेटरी संस्थान है, वह कोडाईकनाल में है। तो यह कथन गलत है। ये क्या है, गलत है। कहां है, आगे हम लोग देखते हैं। शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। कौन सा, शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है, तो यह सही है। यानी आपका यहां जवाब सही जवाब क्या होगा, केवल 2। आगे देखिएगा, भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ है, बेंगलुरु में। और सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक कहाँ, हैदराबाद में। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ है, गुलमर्ग में है। और केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कहाँ, कोलकाता में है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर है, और इसके 5 अस्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। और 5 अस्थायी सदस्य जो है उसमें रूस, इंग्लैंड, यूएसए, ब्रिटेन, आपको फिर से मैं लिख देता हूं, रूस, अमेरिका यानी यूएसए,
ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, इसी को हम लोग यूके भी कहते हैं। चौथा आपका फ्रांस, और एक आपका और बच गया कौन सा, तो रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। एक आपका कौन सा बच गया, चीन। ठीक है, तो ये 5 देश जो है ये क्या है, अस्थायी सदस्य देश हैं, और इन सभी अस्थायी देशों को निषेधाकार की शक्ति यानी वीटो पावर प्राप्त है, और इस वीटो पावर का प्रयोग करके संयुक्त राष्ट्र के किसी भी फैसले को ये एक देश भी बदलने में सक्षम होता है। हमने पहले भी कहा आपको कि पूरी दुनिया एक तरफ, और यदि ये वीटो प्राप्त देश एक तरफ रहे तो पूरी दुनिया के फैसले को ये अकेले बदलने में सक्षम है संयुक्त राष्ट्र के पटल पर। तो यहां देखिएगा यूके यानी ब्रिटेन इसका हिस्सा है, तो यूके है, यूएसए है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, फ्रांस एवं रूस है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा क्या है, अरबी, चाइनीज, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रशियन एवं स्पेनिश है। इसके अलावा स्थापना के समय 24 अक्टूबर 1945 को यूएन के अधिकार पत्र पर कितने, तो 50 देशों ने हस्ताक्षर किया था। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में है। 10वां क्वेश्चन, किसको ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहते हैं? ये एक प्रकार की पक्षी होती है। लाफिंग जैक इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पक्षी है, लेकिन ये हंस सकता है, मानव जैसे हंस सकता है खिलखिला करके, ठीक उसी तरह यह भी हंसने में सक्षम होता है। और इस पक्षी का नाम है कूकाबोरा। क्या नाम है? कूकाबोरा इसका नाम है। कूकाबोरा आप सुनते होंगे, एक पदार्थ भी होता है जिससे कि बल्ला, विकेट, बॉल इत्यादि बनाया जाता है, खास करके कूकाबोरा बॉल बनाया जाता है। लेकिन यहाँ कूकाबोरा जो है वह क्या है, तो एक पक्षी है जिसको हम लोग ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहते हैं। विकल्प में आपका देखिएगा महत्वपूर्ण नाम है प्लेटिपस, डच बिल्ट प्लेटिपस। इसका नाम यदि आपने सुना होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूं कि ये डक बिल्ट प्लेटिपस एक ऐसा स्तनधारी है। कैसे, क्या है? एक ऐसा स्तनधारी है जो अंडा देता है। यानी प्लेटिपस क्या है? स्तनधारी है लेकिन अंडा देता है। स्तनधारी होते हुए अंडा देता है। स्तनधारी की परिभाषा क्या है कि वह जीव जो बच्चा पैदा करता है, अपने बच्चों को दूध पिलाता है, और वो सबसे बड़ी खासियत है कि वह अपने शिशु को डायरेक्ट जन्म देता है और उसको दूध पिला सकता है। स्तन ग्रंथि होती है, वो स्तनधारी होता है। लेकिन यहाँ प्लेटिपस की बात करें तो यह स्तनधारी है, लेकिन वो डायरेक्ट बच्चा पैदा नहीं करके क्या करता है? अंडा देता है। ये आपका कौन सा पक्षी है? इसी को हम लोग कोकाबोरा कहते हैं। देख सकते हैं प्यारा सा क्यूट पक्षी है ये। कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कोकाबोरा ऑस्ट्रेलियन पक्षी है जो हंसता है। विली वेगेटल ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी एवं सोलोमन द्वीप पर पाया जाता है। आम हिल मैना, इसको सारिका भी कहते हैं। आम हिल मैना को सारिका भी कहते हैं। एशिया एवं भारत में नीलगिरी और पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले पक्षी की प्रजाति है। और विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन? हमिंग बर्ड। सबसे बड़ा कौन? शुतुरमुर्ग है। क्या है? शुतुरमुर्ग है। 11वां क्वेश्चन, राउरकेला स्टील प्लांट किस देश की सहायता से लगाया गया था? राउरकेला स्टील प्लांट की बात करें तो इसको कब स्थापित किया गया था? यह 1954 में स्थापित किया गया था। राउरकेला कब? 1954 में स्थापित किया गया था। और एक ट्रिक हम आपको दिए होंगे, पहले भी याद रखिएगा, बीरू भीरू बीरू भीरू राज दिब्रू, बीरू भीरू राज दिब्रू, ये ऑर्डर याद रखिएगा। इससे क्या है तो देखिएगा, बी से क्या हो गया आपका? बोकारो। बी से क्या हो गया? बोकारो। बोकारो स्टील प्लांट पूछे तो किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। रूस की सहायता से। भिलाई, भी से क्या हो गया यहाँ? भिलाई। और भिलाई किसकी सहायता से बोला जाए तो रूस की सहायता से। ये भी रा से क्या हो गया? राउरकेला। क्या हो गया? राउरकेला, जो कि आपको यहाँ पूछा गया। और ये किसकी सहायता से? तो जर्मनी की सहायता से। अब क्या बच गया आपका? डी से दुर्गापुर। डी से क्या? दुर्गापुर। और दुर्गापुर किसके सहायता से? तो ब्रिटेन। किसके सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया है। यहाँ आपका क्या हो जाएगा आंसर? जर्मनी। राउरकेला पूछा गया है, जर्मनी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना 1954 में हुई थी। और ये कहाँ है? ओडिशा में स्थित है।
दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना ब्रिटेन की सहायता से, बोकारो सोवियत संघ यानी रूस की सहायता से, भिलाई की स्थापना भी सोवियत संघ यानी रूस की सहायता से, और भारत में पहला लौह कारखाना 1874 में बंगाल के कुल्टी नामक स्थान पर लौह कंपनी के नाम से स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर क्या है 12, निम्न में से कौन सा कथन सही है या है? तो शांति के समय शौर्य के लिए दिया जाने वाला शौर्य चक्र देश का तीसरा सबसे बड़ा वीरता का पुरस्कार है। सही बात है या गलत बात है? तो शांति के समय सबसे बड़ा शौर्य पुरस्कार कौन सा होता है? शौर्य चक्र होता है या नहीं होता है? तो कह रहा है यहाँ कि तीसरा सबसे बड़ा शौर्य पुरस्कार होता है। तीसरा सबसे बड़ा शौर्य चक्र जो होता है वह तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है शांति के समय। तो ये बात क्या है? यह बात आपका सबसे बड़ा वीरता का शौर्य पुरस्कार शांति के समय कौन सा है? शौर्य चक्र तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये बात आपका सही है। सबसे बड़ा कौन सा होता है? तो अशोक चक्र होता है। शांति के समय वीरता का सर्वोच्च, शांति के समय पुरस्कार कौन सा होता है? सर्वोच्च पुरस्कार अशोक चक्र होता है। कौन सा? अशोक चक्र होता है। और यह कहता है स्वर्ण का बना होता है। तो ये गलत बात है। आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए नंबर। आगे देखिएगा वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र। वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार, इसमें शांति या अन्य कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं अप्लाइड है। परमवीर चक्र। और दूसरा महावीर चक्र। कीर्ति चक्र शांति के समय का वीरता पुरस्कार है। शांति के समय का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र है। भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न है। क्वेश्चन नंबर 13, स्लम डॉग मिलेनियर फिल्म क्वेश्चन एंड आंसर पर आधारित है, जिसके लेखक कौन है? क्वेश्चन एंड आंसर क्या है? तो एक पुस्तक है और इसी पुस्तक में लिखी गई कहानियों पर आधारित है। कौन सी फिल्म? स्लम डॉग मिलेनियर। और स्लम डॉग मिलेनियर फिल्म काफी चर्चा में भी रही थी जब ये आई थी। तो किस लिए? इसमें झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के जीवन को दिखाया गया। स्लम डॉग मिलेनियर में झुग्गी झोपड़ी में वास करने वाले लोगों के जीवन का खुलासा किया गया, उनके जीवन को प्रदर्शित किया गया। इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है? तो याद रखिएगा, इस फिल्म के निर्देशक डैनी बॉयल हैं। इस फिल्म के निर्देशक कौन? डैनी बॉयल हैं। और क्वेश्चन एंड आंसर पुस्तक जिस पर की यह फिल्म आधारित है, इस किताब के लेखक कौन है? तो विकास स्वरूप। कौन है? विकास स्वरूप है। विकास स्वरूप, ये विकास स्वरूप की तस्वीर है और यही स्लम डॉग मिलेनियर फिल्म जो बनी है इन्हीं के किताब क्वेश्चन एंड आंसर किताब के कहानियों पर आधारित बनी है। यहां आपका आंसर क्या होगा? विकास स्वरूप। आगे देखिएगा, निर्देशक फिल्म के कौन है? डैनी बॉयल। और इसमें किसकी पृष्ठभूमि? मुंबई के झोपड़पट्टी वाले लोगों के पृष्ठभूमि है। फिल्म जोधाकबर के डायरेक्टर विक्की चौहान है। फिल्म प्रमाणन बोर्ड या भारतीय सेंसर बोर्ड, एक समीक्षा बोर्ड की स्थापना कब? 1951 में हुई थी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो बर्लिन कहता है राइन नदी के किनारे है। सही है या गलत है? तो ये सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं, लंदन टेम्स नदी के किनारे सही है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे, ये सही है। अमेरिका की दो प्रमुख शहर जो हैं वाशिंगटन और न्यूयॉर्क, हमने दोनों बताया। वाशिंगटन पोटोमैक नदी के किनारे और न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे, वियना डेन्यूब नदी के किनारे। तो ये आपका सही है, जबकि बर्लिन सुमेलित नहीं है। बर्लिन किस नदी के किनारे? तो बर्लिन अस्प्री नदी के किनारे। किसके किनारे? अस्प्रे नदी के किनारे है। यहाँ देखिएगा, बर्लिन जर्मनी अस्प्री नदी के किनारे, लंदन इंग्लैंड टेम्स नदी, न्यूयॉर्क हडसन, वियना डेन्यूब, पेरिस सीन नदी और पर्थ ऑस्ट्रेलिया स्वान नदी के किनारे स्थित शहर है। क्वेश्चन नंबर 15, कौन निम्न में से गोश्त यानी कि मांस, गोश्त मतलब मांस के लिए मुर्गी की उत्तम नस्ल कौन सी है? मुर्गी के मांस को यदि आप एंजॉय करना चाहते हैं तो सबसे उत्तम किस्म की मुर्गी कौन सी है? तो देख लीजिए, ये आपके सामने इसका बॉडी देख करके ही आप देख सकते हैं कितना भयानक है। और इसका जब चिकन आप खाएंगे, ये मीट को आप खाएंगे तो शायद तरोताजा हो जाएंगे। मुझे तो इसके टेस्ट का अनुभव है नहीं। आप लोगों को जो खाने के शौकीन हैं उनके लिए बता दूं कि इसका नाम क्या है? ओरी पिंगटन। क्या नाम है? ओरी पिंगटन इसका नाम है। और ये सबसे प्रसिद्ध उत्तम किस्म की चिकन होती है और इसको खाने के बाद आपके शायद
पोल्ट्री खाने की जो आपकी आदत है वो शायद छूट सकती है। ये क्या है? ओरी पिंगटन नामक मुर्गी है। आगे देखिएगा, जर्सी जायंट मुर्गियों की सबसे बड़ी मांसल नस्ल है। क्या है? मुर्गियों की सबसे बड़ी मांसल नस्ल कौन सी? जर्सी जायंट है। अंधेरे ब्रह्मा, ओरी पिंगटन, लैंगसॉर्न इत्यादि नस्लें क्या है? मुर्गियों की मांस उत्पादक नस्लें है। कॉर्निश चिकन नस्ल, कॉर्निश चिकन नस्ल कहां प्रसिद्ध है? इंग्लैंड में। कहां? इंग्लैंड में प्रसिद्ध है, क्योंकि ये ठंडा प्रदेश होता है इंग्लैंड। यूरोपीय क्षेत्र का मानचित्र देखेंगे तो उत्तर की ओर इंग्लैंड है, ठंडा प्रदेश होता है, इसलिए यहाँ के प्रिय भोजनों में से है चिकन। और चिकन के लिए यहाँ किसका? कॉर्निश चिकन नस्ल का प्रयोग किया था। कड़कनाथ या काली मांस, कड़कनाथ या काली मांसी की बात की जाए तो ये एक भारतीय नस्ल का मुर्गा है, भारतीय नस्ल का मुर्गा है। आंसर आपका आंसर यहाँ क्या भी हो गया है क्लियर। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, छोड़ दीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, ज्योति सुरेखा वेन्नम किस खेल से संबंधित है? ज्योति सुरेखा वेन्नम किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा कि इनको ये ज्योति सुरेखा वेन्नम है और इनके हाथों में आप क्या देख पा रहे हैं? ना क्रिकेट खेलने का टूल है, ना बास्केटबॉल का टूल है, ना टेबल टेनिस का टूल है। इनके हाथों में क्या है? तीरंदाजी यानी कि निशानेबाजी से संबंधित औजार हैं। ज्योति सुरेखा वेन्नम इनका नाम है और ये किस खेल से? तो तीरंदाजी खेल से संबंधित हैं। और इनके बारे में याद रखिएगा कि इनको 2017 में इनके बेहतरीन खेल प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आगे देखिएगा, ज्योति सुरेखा वेन्नम को 2017 का अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। अतनु दास, दीपिका, अभिषेक, चंपिया इत्यादि भारतीय तीरंदाज खिलाड़ी हैं। इसके अलावा अभिनव बिंद्रा जाने माने क्या है? तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं। श्रेयसी सिंह तीरंदाजी से संबंधित है। प्रिंसपाल सिंह, पालप्रीत सिंह बराड़, अमजोत सिंह गिल भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। साकेत मायनी, सोमदेव देव बर्मन, सानिया मिर्जा, महेश भूपति इत्यादि बैडमिंटन से संबंधित हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 17, भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार पीछे हम क्वेश्चन नंबर 1 या 2 पर बात कर रहे थे तो हमने आपको बताया साहित्य अकादमी की स्थापना कहां की गई। ये क्वेश्चन था दिल्ली में 12 मार्च 1954 को और ये 24 भाषाओं में, 22 8वीं अनुसूची में अंकित भाषा और इसके अलावा एक राजस्थानी एक अंग्रेजी, कुल 24 भाषाओं में साहित्य का नोबेल पुरस्कार साहित्य का पुरस्कार प्रदान करती है भारत में साहित्य अकादमी। ये भारत सरकार के अधीन स्थापित एक संस्था है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 से दिया जा रहा है। 1954 में इसकी स्थापना ही हुई थी। भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों को दिया जाता है। हालांकि अंग्रेजी भारतीय भाषा नहीं है लेकिन इसे भारतीय भाषा के रूप में कहीं भारतीय भाषाओं से अधिक महत्व मिलता है, इसलिए इसे भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। भारत साहित्य अकादमी द्वारा अनुवाद पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार एवं युवा लेखन पुरस्कार इत्यादि भी दिया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ, मूर्ति देवी व्यास सम्मान इत्यादि साहित्य से संबंधित पुरस्कार है। दादा साहब फाल्के अवार्ड फिल्म कलाकार को भारतीय सिनेमा में जीवन भर के योगदान के लिए दिया जाता है और हाल फिलहाल में 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया है? तो साउथ इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता रजनीकांत को, साउथ इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता रजनीकांत को 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहां है? डैश में है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एजेंसी यानी कि IREA नामक संस्था का मुख्यालय कहां स्थित है? तो याद रखिएगा इस संस्था का मुख्यालय अबू धाबी में है। और अबू धाबी कहां है? तो UAE में, UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात में है। संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में है। इसके अलावा याद रखिएगा एक कौन सी है संस्था? IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये कहां है? तो यह आपका वियना में स्थित है। इसका मुख्यालय वियना में है। जबकि ये क्या है आपका? IREA इसका मुख्यालय अबू धाबी में स्थित है। आगे देखिएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय बर्लिन जर्मनी में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में।
प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ यानी IUCN, इसी के द्वारा क्या जारी किया जाता है? रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। रेड डाटा बुक IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लांड में स्थित है और इस्लामी सहयोग संगठन का मुख्यालय सऊदी अरबिया में है। 19वां क्वेश्चन, PNR का पूरा नाम क्या होता है? रेलवे में जब आप टिकट कटाते हैं तो आपको एक PNR नंबर दिया जाता है। उस PNR नंबर को ट्रैक करके उसके स्टेटस की जांच करके आप अपने बुकिंग की स्टेटस देख सकते हैं, यानी आपकी बुकिंग की क्या स्थिति है। आपका अगर वेटिंग में टिकट कटा है तो सीट कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ है, या कंफर्म हुआ है तो कौन सा बर्थ आपको मिला है, इन सब चीजों की जांच, यानी कि पूरा पैसेंजर के रिकॉर्ड को आप यहाँ चेक कर सकते हैं। और इसलिए इसका PNR हम लोग शॉर्ट टर्म बोलते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? तो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड है। क्या है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इसका पूरा नाम है। रेलवे में सार्वजनिक संख्या पब्लिक नंबर इन रेलवे तो नहीं। यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, तो ये आपका सही जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? PNR होता है। इसके अलावा आपको रेलवे से संबंधित कई प्रकार के वेटिंग लिस्ट के बारे में पूछा जाता है। फुल फॉर्म WL, ये क्या होता है? वेटिंग लिस्ट। एक क्या होता है आपका RLWL, ये क्या होता है? तो ये आपका होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। ये फुल फॉर्म आपको बार बार पूछा जाता है, तो इसे भी याद रखिएगा। RAC, हाँ, टिकट बुकिंग से संबंधित आपका एक होता है RAC। RAC क्या होता है? तो रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, यानी कि यदि किसी व्यक्ति का टिकट कैंसिल होता है और उस कैंसिलेशन के स्थान पर आपको बैठाया जाता है, तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं RAC हो गया। मेरे टिकट का क्या हो गया? RAC हो गया, यानी कि किसी व्यक्ति ने अपना टिकट कैंसिल किया, उसके स्थान पर हमको बैठाया गया, तो ये होता है RAC यानी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। RLWL का विस्तृत रूप रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। PQWL, ये भी आपका वेटिंग लिस्ट का ही एक टाइप होता है। PQWL यानी पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट, पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। IRCTC क्या? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम है। आगे क्वेश्चन नंबर 20वां, अंतिम क्वेश्चन, राजपथ पर परेड की शुरुआत गणतंत्र दिवस पर कब से प्रारंभ हुआ? जब भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है कब से? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को अपनाया गया और भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र हुआ। और गणतंत्र कहने का तात्पर्य होता है कि उस देश का राष्ट्राध्यक्ष अर्थात भारत का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति निर्वाचित हो, उसका पद वंशानुगत नहीं हो और उसका कार्यकाल निश्चित हो। ये सभी लक्षण होते हैं गणतंत्र के। तो भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र है, साथ ही साथ एक लोकतांत्रिक राष्ट्र भी है। तो भारत में प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को, गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में इस 26 जनवरी को राजपथ पर परेड का आयोजन किया जा रहा है। और ये परेड का आयोजन कब से किया जा रहा है? तो याद रखिएगा 1955 से परेड की शुरुआत हुई है। कब से? 1955 से। गणतंत्र दिवस में झंडा कौन फहराता है? तो गणतंत्र दिवस में इंडिया गेट पर झंडोत्तोलन किया जाता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और 15 अगस्त में यानी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर झंडा फहराया जाता है, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। तो यहां गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर परेड का आयोजन कब से किया जा रहा है? 1955 से किया जा रहा है। और ये राष्ट्रपति के इस अवसर पर राष्ट्रपति के द्वारा कहां? इंडिया गेट पर झंडा फहराया जाता है। ये आप देख सकते हैं राजपथ पर परेड की कुछ इस प्रकार की झांकी निकलती है। गणतंत्र दिवस परेड की सलामी भारत के राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी राष्ट्रपति भवन के सामने किया जाता है। और ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी किस तिथि को? तो 29 जनवरी को, यानी कि गणतंत्रता दिवस के ठीक 2 दिन बाद, तीसरे दिन, 27-28 के बाद तीसरे दिन 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति भवन के सामने किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति भवन के बारे में याद रखिएगा। राष्ट्रपति भवन में कुल कमरे कितने हैं? 340 कमरे हैं। ये भी कई बार पूछा जाता है। भारत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कब से? 1957 से दिया जा रहा है। और संविधान लागू होने के बाद प्रथम राष्ट्रपति के रूप में
राजेंद्र प्रसाद ने संसद भवन के दरबार हॉल में शपथ लिया था एवं इरविन स्टेडियम में उन्होंने परेड के बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो ये सेट नंबर 77 के कुल 20 प्रश्न थे जिसका डिस्कशन हमने किया है। इसके बाद आपके लिए एक मोटिवेशन कोट्स हम प्रतिदिन लेकर के आते हैं। तो आज फिर एक और मजेदार कोट्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं कि सक्सेस, क्या सक्सेस जिसका सभी को प्रतीक्षा होता है, सभी को इंतजार होता है, उसकी एक सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। सक्सेस मेहनत करने वालों पर क्या हो जाती है, फिदा हो जाती है। जैसे समाज में क्या होते हैं, लोग एक दूसरे की अच्छाई पर फिदा हो जाते हैं, लोग एक दूसरे की अच्छी बातों पर, अच्छे गुणों पर, अच्छी किताबों पर जिस प्रकार से लोग फिदा होते हैं, उसी प्रकार ठीक सफलता जो होती है, सक्सेस जो होती है, वो मेहनत करने वाले बंदों को ढूंढकर उस पर फिदा हो जाती है। इसलिए मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, मेहनत का कोई जवाब नहीं है। इसलिए यदि आपको सफल होना है तो केवल और केवल मेहनत पर ध्यान दीजिए और अपनी सफलता की प्रतीक्षा एक मजबूत धैर्य के साथ करिए। ठीक है, तो सक्सेस की सबसे खास बात है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है, इसलिए मेहनती बनिए। अब आपका क्विज सेक्शन का जो प्रश्न लाते हैं हम प्रतिदिन, क्विज सेक्शन का जो प्रश्न लाते हैं उसमें कल का प्रश्न है कि एनेलिडा और मोलस्का के बीच की संयोजक कड़ी को क्या कहते हैं। चूंकि हम लोग यदि लाइव आते तो इसका जवाब हम आपसे लाइव लेते, लेकिन चूंकि नेट कनेक्शन डिस्टर्ब थी, उस नेट कनेक्शन डिस्टर्ब होने के कारण हम लाइव नहीं हो पाए। फिर भी आप लोग अभी कमेंट करके जवाब दे सकते हैं इसका कि एनेलिडा, मैं कमेंट देखता हूं, याद रखिएगा मैं कमेंट आप लोगों के हर कमेंट को पढ़ता हूं। एनेलिडा और मोलस्का के बीच की संयोजक कड़ी, तो बायोलॉजी में आप विभिन्न जीवों के विभिन्न वर्गों के बीच कैटेगरी संयोजक कड़ी पढ़ते होंगे। जैसे सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी वायरस होती है। इसी तरह आपका आर्कियोप्टेरिक्स और पक्षियों के, पक्षी और आर्कियोप्टेरिक्स, पक्षी और सरीसृप के बीच की संयोजक कड़ी आर्कियोप्टेरिक्स को कहते हैं। उसी प्रकार एनेलिडा और मोलस्का के बीच की संयोजक कड़ी हम लोग किसको कहते हैं, नियोपाइलिना को कहते हैं। किसको, नियोपाइलिना को, नियोपाइलिना को हम लोग क्या कहते हैं, तो एनेलिडा और मोलस्का के बीच की संयोजक कड़ी कहते हैं। इसके अलावा हमने बताया जीव और निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी वायरस होती है। पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी क्या होती है, तो आर्कियोप्टेरिक्स होती है। कैरोटीन का सूत्र क्या होता है, ये आज का सवाल है। कैरोटीन जिसके कारण क्या होता है, दूध का रंग हल्का पीला होता है। कैरोटीन के कारण दूध का रंग हल्का पीला होता है और खाने वाले कुछ खाद्य पदार्थ भी हल्के पीले रंग के या पीले रंग के होते हैं, वो उसमें कैरोटीन उपस्थित होता है। केराटिन प्रोटीन अलग होता है और ये कैरोटीन अलग है। यहां हमने आपको पूछा है क्या, कैरोटीन का सूत्र क्या होता है, कैरोटीन का सूत्र क्या होता है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कैरोटीन। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में जरूर करिएगा और कल की क्लास में इसके लाइव जवाब की हम आप सबों से भी आशा रखेंगे। तो आप लोग अच्छे से तैयार करके आइएगा और गूगल पर सर्च करके मत आइएगा, किताबों में ढूंढिएगा, आपको इसके अलावा बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो मिलते हैं कल फिर आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, शुभ रात्रि।